नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे वीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, कुंवर जी कमोडिटीज से रवि देवरा होंगे, और साथ ही गोल्ड मार्केट पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ जाने माने गोल्ड एक्सपर्ट बीएन वैद एसोसिएट्स से भार्गव वैद होंगे। साथ ही स्पाइसेस मार्केट पर आगे हमारे साथ हार्दिक शारदा भी होंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, जहां धीरे धीरे अब खरीदारी लौट रही है। फेस्टिव मूड में गोल्ड दिख रहा है। फिलहाल 250 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। 47,300 रुपए के आसपास एमसीएक्स गोल्ड का कारोबार कर रहा है। भार्गव साहब, क्या लग रहा है? अब धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है, स्पॉट में भी डिमांड है, हमने एक सर्वे भी कराया है, लग रहा है, और जितने भी ज्वेलर्स से उनका मानना है कि पिछले साल से 30 से 40% डिमांड ज़्यादा रह सकती है इस सीज़न। क्या लग रहा है, क्या इसका फ़ायदा गोल्ड की कीमतों पर मिलेगा और गोल्ड अब वापस 50,000 की तरफ जा सकता है क्या? 1000 की तरफ जा सकता है तो वो सही है। यहाँ से मुझे गोल्ड बुलिश लग रहा है, मगर मैं 50,000 एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ये करंट ईयर में। खरीदारी बढ़ेगी 100%, बिकॉज कोविड सिचुएशन जरा कम है, तो थोड़ी काफी बाइंग लौटेगी। मगर ये बाइंग के हिसाब से जो इंटरनेशनल जो प्राइस के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके ये रुझान दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि बाइंग विल इंक्रीज। ये लेवल पे गोल्ड इज अ गुड बाय, इट इज अ वेरी गुड बाय। भाव बढ़ना चाहिए, मगर भाव स्लोली बढ़ेगा। और मेरे मानना है कि आज से 2 महीने में 47,000 से 48,000 तक गोल्ड जाएगा। 47 से 48,000, मतलब 1,000 रुपए की तेजी अगर करंट लेवल पे आपको बाइंग बढ़िया लग रहा है। अगर आपको खरीदना है तो 1,000 रुपए तक की तेजी दिख सकती है। सर, साल अंत तक का किसी का अगर नजरिया है तो कितनी तेजी, किन लेवल्स को आप देखेंगे गोल्ड में? नहीं, मैं 48,000 टू 48,500 ये साल अंत तक देख रहा हूँ। उससे ज्यादा ये साल अंत तक नहीं देख रहा हूँ। ओके सर, आगे क्या ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो गोल्ड को ड्राइव करेंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हर टाइम मैंने सभी प्रोग्राम्स पे कहा है कि मैं गोल्ड को एक स्टोर ऑफ वैल्यू समझता हूँ। मैं उसे एक फैंटास्टिक रिटर्न का जरिया नहीं मानता हूँ, और ये उसका एक कैरेक्टर है। तो हर एक आदमी के पोर्टफोलियो में 15% गोल्ड होना चाहिए, और वो आपकी वैल्यू को स्टोर करेगा। और इनफैक्ट इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर 3-4% की वो बढ़त चलती रहेगी। 50,000 गोल्ड का भाव 100% होगा, मगर उसको देर लगेगी 7 से 8 महीने की। स्लोली आपका ये लेवल से ऊपर जाने की आशा है मुझे। यानी जो ईयर एंड तक का टारगेट है 48,500 का, और आपको हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन 15 से 20% तक आपका हिस्सा गोल्ड का होना चाहिए। सर, अगर आसान भाषा में अगर आप समझा पाए, आपने बोला कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद है, तो इन्फ्लेशन का जो एक औसत हम मान ले अगर 5% है, तो क्या गोल्ड में हम 7 से 8% की उम्मीद सालाना उम्मीद कर सकते हैं? सर, अगर आप 5% कहते हैं इन्फ्लेशन होगा, तो ये 5.5 से 6%। मैंने जैसे आपको कहा कि उसे आप समझ लीजिए स्टोर ऑफ वैल्यू। आपकी जो मूड़ी है वो संभाल के रखता है, वो गोल्ड की एक खासियत है। यानी जैसे एक आईटी शेयर जो बढ़ते हैं, ऐसी आशा मत रखिए। और उसे इस नजरिए से देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह गोल्ड में खुश रहेंगे। यानी आपका व्यू बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना करें, लेकिन आपको एक इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न, आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। एक हेजिंग के तौर पे इसलिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड को। सर, चांदी को लेकर आपका व्यू, चांदी कहाँ तक जाती दिख रही है? देखिए, चांदी एक बहुत ही वॉलेटाइल मेटल है। चांदी यहाँ से मुझे ये लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए संभल के चलना चाहिए। जिसको जरूरत के लिए है वो लेके चले, बिकॉज चांदी एक ऐसे मेटल है कि जिसको फिजिकल मार्केट में अब बाइंग सेलिंग में 5,000 रुपये का फर्क भी आ जाएगा। अगर आप खाली एक्सचेंज पे काम करते हैं तो ठीक है, वो कभी भी यहाँ से आपको 5% का रिटर्न एक महीने में दे सकती है, और उसका 7% का करेक्शन भी आ सकता है। तो नॉन प्रोफेशनल को मैं बोलूंगा कि दूर रहे। एकदम केयरफुल इन्वेस्टर हो तो ये एंटर करे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यानी जिनकी रिस्क एपेटाइट है, जोखिम लेने की जिनकी क्षमता है, वो चांदी में ट्रेड करे। अदरवाइज गोल्ड आपके लिए है बेहतरीन, एक स्टेबल रिटर्न देगा और हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और साल अंत तक का 48,500 तक का टारगेट भार्गव जी दे रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और बेहतरीन राय
कम शब्दों में आसान भाषा में लोगों को बताएं। चलिए, हमारे साथ वीरेन वकील साहब भी है और रवि देवरा जी। वीरेन जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड में जो तेजी लौट रही है, क्या ये तेजी अब टिकेगी? अब नए टारगेट अब आप देंगे ऊपर की तरफ? कॉमेक्स के टर्म में तो मार्केट अभी भी स्टेबल है जी। रेंज बाउंड करेंगे 1730 और 1800 के बीच में, बट रुपये में काफी कमजोरी दिख रही है आगे। ये एनर्जी क्राइसिस का देखते हुए और सोने का इंपोर्ट जो एक क्वार्टर में हुआ काफी स्ट्रांग हुआ, तो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट दोनों पे प्रेशर आएगा। ये देखते हुए शायद ₹76 क्रॉस करे तो हम यहाँ से 400-500 रुपए की तेजी में भी 700-800 की तेजी गोल्ड में देखेंगे। फिलहाल इसका जो दायरा इंडियन टर्म्स में बना है वो 46,800 टू 47,800 का लग रहा है। ये एक आध वीक का व्यू है मेरा ये। ओके, यानी गोल्ड पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं 47,500। रवि, आपका टारगेट गोल्ड के लिए क्या देंगे आप? डेफिनेटली फंडामेंटल्स काफी डिस्कस हो चुके हैं, तो बेसिकली उसमें एक जो फंडामेंटल है वो है डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, एज वेल एज देखे तो वहां पे बॉन्ड यील्ड्स पे आज 1.63 लेवल पहुंचे जो जून के बाद के हाईएस्ट लेवल पे। तो इस हिसाब से गोल्ड इतना इंटरनेशनल प्राइसेस में इतना कोई उछाल नहीं है, वीक हुआ है। शॉर्ट टर्म में रुपए में ₹2 का वीकनेस आया तो इसका एक फायदा गोल्ड के प्राइसेस को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान के साथ वहां पे चलना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें 47,50 के करके चल सकते हैं। 47,600 टारगेट रहेगा। 46,980 का एक स्टॉप लॉस भी लगा ले। सेकंड, फिजिकल डिमांड काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप कोई भी चीज ले लो, फेस्टिविटी डिमांड अभी जो इंडिया में है वो काफी अच्छी एम्पल लिक्विडिटी है, तो मुझे लग रहा है आगे जाके उसका फायदा मिलेगा। एंड अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, जैसे आगे बात हो रही थी कि पोर्टफोलियो में 15% वेटेज होना चाहिए एज अ सेफ हेवन, तो फाइनेंशियल मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो शायद आगे जाके थोड़ा सेफ हेवन डिमांड पे आए, कोई ऐसा वोलेटाइल फैक्टर ट्रिगर हो तो मेरे हिसाब से गोल्ड होना ही चाहिए पोर्टफोलियो। दोनों ही जानकारों को लगता है कि जो करंट भाव है वहां से 250 से 300 रुपए की तेजी आ सकती है। 47,500 रुपए का टारगेट है वीरेन सर का, और रवि भी मानते हैं कि 47,600 के लेवल आपको दिख सकते हैं। चलिए, अब आपको बता देते हैं, अगर आप स्पॉट मार्केट में अगर गोल्ड खरीदने जाते हैं तो वहां पर क्या भाव चल रहा है। इब्जा की ये रेट्स है, ये इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से हर दिन जारी किए जाते हैं। जो करंट भाव है वो है 4,721। 24 कैरेट का 1 ग्राम का भाव है, इसमें 3% का जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर कोई मेकिंग चार्ज अगर ज्वेलरी है तो मेकिंग चार्ज भी अलग अलग ज्वेलर्स के अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा 22 कैरेट का भाव है 4,324 रुपए और 18 कैरेट का भाव है 3,541 रुपए। तो ये ऐसे रेट है जो आप इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा संगठन है और इसके रेट को आप इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर जाके ज्वेलर्स को बता सकते हैं और ये रेट को आप बोल सकते हैं कि ये रेट चल रहा है। इसके ऊपर से आप जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देने होंगे। चलिए, बात कर लेते हैं अब कुछ और कमोडिटी की। उसमें सबसे पहले बात होगी कच्चे तेल की, जहां जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है। $84 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच गया है। आज हालांकि एक रेंज में ही ट्रेड देख रहा है, लेकिन पूरा जो एक ट्रेंड है, पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड है ग्लोबली भी, डोमेस्टिक मार्केट में। बीरेन जी, क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी हम क्रूड में देख रहे हैं, ये तेजी कहां तक जाती आपको दिख रही है? क्या $90 अब दूर नहीं, साल अंत तक $90 ब्रेंट क्रूड जल्द दिखा देगा? क्या लग रहा है आपको? इसमें कोई लंबा फोरकास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि पॉलिसी मेकिंग रिस्पॉन्स इसमें काफ़ी अहमियत रखते हैं। जैसे गैस के प्राइसेस अभी बहुत हाई है। स्पॉट एलएनजी कल $58 तक ट्रेड हुआ। नॉर्थ एशिया डिलीवरी मीन्स उसको ऑयल में कन्वर्ट करो तो $320 ऑयल होता है। तो टोटल डिस्कनेक्ट है ये फ्यूल मार्केट में, गैस, कोयला और क्रूड ऑयल में। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शायद रेगुलेटरी रिस्पॉन्स आएगा। जैसे पुतिन साहब ने कहा है कि मैं गैस के लिए कुछ इंटरवेंशन करूंगा। बाइडेन साहब ने भी कहा कि ये फ्यूल प्राइसेस इतने ऊंचे लेवल पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओपेक ने प्राइस कुछ कम किया है एशियन बायर्स के लिए। तो $100 की बातें जरूर हो रही है, सप्लाई की क्रंच काफ़ी है, बट टेम्पररी थोड़ा इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ट्रेंड लंबा ट्रेंड बुलिश है, बट एट दिस लेवल नॉट एडवाइजेबल टू बाय। ओके, लेकिन लंबा ट्रेंड कितना सर, कब तक क्या जा सकता है? क्या लेवल कोई देना चाहेंगे ब्रेंट क्रूड और M6 क्रूड का?
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंट पे प्रोबेबली हम 95 96 देखेंगे। आगे भी देख सकते हैं, ट्रिपल डिजिट भी देख सकते हैं। मोर देन 70% चांस के 50 ये ट्रिपल डिजिट में हम देखेंगे, क्योंकि इसके जो फॉरवर्ड कर्व है वो पूरे के पूरे इन्वर्टेड है, यानी आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट में चल रहे हैं दोनों में, ब्रांड में भी और नाइमेक्स में भी। तो ये जो शॉर्टेज है सप्लाई की वो जेन्युइन है, यानी ये सप्लाई का प्रॉब्लम है। ओके, नहीं सप्लाई की दिक्कत बनी रहेगी और ये आगे तेजी तो मुमकिन ही है। इनको लग रहा है कि 95 से $100 तक भी ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है। आज हमने एक बड़ा ब्रोकर्स पोल किया, देश के 12 ब्रोकरेज हाउस से राय जानी चाहिए। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस का यही मानना था कि ब्रेंट क्रूड का भाव $90 तक जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, चॉइस ब्रोकिंग, केडिया कमोडिटी, सब ने माना कि $90 तक ब्रेंट क्रूड का भाव और 6,500 से 7,000 के टारगेट MCX क्रूड को लेकर दे रहे हैं। रवि, आपका क्या टारगेट है? कुंवर जी कमोडिटी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेंट क्रूड कहां तक जा सकता है और MCX क्रूड कहां तक जा सकता है साल अंत तक? ब्रेंट का मुझे 92 का टारगेट लग रहा है। अगर इमीडिएट कोई वॉलेटिलिटी आती है और कोई डील मिलता है तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बेसिक क्योंकि ओपेक है, उसने अपना प्रोडक्शन कट किया हुआ है, डिमांड प्री कोविड पे है, तो काफी बड़ा जो गैप था 5.8 मिलियन बैरल पर डे का, वो गैप आपको आगे जाके प्राइस को कूजन करेगा। हालांकि डिमांड देखनी होगी। अभी तो सारा अभी पॉजिटिव चल रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू हो रहे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई एंड जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज है वो भी अच्छी चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर डिमांड इनटेक रही तो आगे जाके और यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। मैं मान रहा हूँ कि जो MCX प्राइसेस है उसमें रुपी मल्टीप्लायर होगा और 6600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, यानी इनको भी लग रहा है कि ऊपर की तरफ कहीं भी हुए, मतलब ज़्यादातर एकदम कंसेंसस है, सब लोगों को लग रहा है कि जानकारी। और हम विदेशी ब्रोकरेज हाउस भी जितने हैं वो भी $90 तक के टारगेट साल अंत तक के लिए दे रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर भी हैं, उनका सवाल ले लेते। व्हाट्सएप किया है उन्होंने, दीपक जिंदल है नई दिल्ली से। उन्होंने नेचुरल गैस लॉन्ग किया है 434 रुपये पे। बीरेन जी, क्या लग रहा है 434 रुपये का इनका लॉन्ग है नेचुरल गैस का काउंटर? क्या अब यहाँ से और तेजी आपको दिख रही है नेचुरल गैस में? इसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों बुलिश है। फिलहाल 378 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, 378 384 का जोन। उसके नीचे अगर ये 2 दिन बंद रहे तो नीचे शायद जा सकता है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि जिस पे मैं ज़्यादा मदार रखता हूँ, उसके हिसाब से इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है अपर लेवल का वो करीबन समवेयर अराउंड 540-560 के बीच आते हैं। तो मेरा इमीडिएट मानना ऐसा है कि ये बैंड रहेगा इसका 380 से 540 के बीच का। 80 से 540 के बीच में, तो इनको क्या करना चाहिए अभी? ये मैंने जो कहा इमीडिएट सपोर्ट 380 382 आसपास, वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वैसे उनके प्राइस से दूर है काफी है, बट फिर भी गैस को मैं मेरे करियर में नीचे में 99 देख चुका हूँ, अपर में 600 रुपये भी देख चुका हूँ MCX में। तो इट्स टू वोलेटाइल अकाउंट। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसमें मेरे हिसाब से 30-40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेंज का आप ध्यान रखें, इस रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करें। चलिए अगले कॉलर दिलीप है पटना से। इन्होंने चांदी सेल किया है, 61,629 रुपये का भाव है सेलिंग का। रवि, क्या लग रहा है इस ट्रेड में क्या करना चाहिए अब इनको? चांदी देखें रवि की ऑडियो में कोई दिक्कत है? वीरेंद्र जी आप बता दीजिए। 61,629 रुपये 61629 का भाव पे उन्होंने सेल कर रखा है, 800 चल रहा है, 61,800। मामूली नुकसान है, क्या करना चाहिए? निकल जाए या अभी बने रहें, वापस से चांदी नीचे आएगी? 200 रुपये ही रिस्क अभी निकले तो बेटर है कि निकल जाना चाहिए, क्योंकि अपसाइड में प्रोबेबली मुझे 63,864 तक दिख रहा है, यानी अपसाइड की गुंजाइश काफी ज्यादा है डाउन साइड की तुलना में नियर टर्म। तो अभी इस लेवल से निकलना बेटर रहेगा। ओके, अगले कॉलर है क्रिश है नई दिल्ली से। कॉपर का आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं कि कॉपर क्या आगे तेजी या मंदी? उसके बाद आपका आउटलुक सुनने के बाद वो ट्रेड करना चाहेंगे। कॉपर पर क्या राय है आपकी वीरेंद्र जी? कॉपर में
ये सब बाइपोलर बुल मार्केट रहा, यानी दोनों तरह की तेजी मंदी रही। फिलहाल 730-35 के बीच में इसको बाई किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 722-74, और अपसाइड में 750 का आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 5% की वॉलेटिलिटी समझ के, यानी 20-25 रुपए की तेजी मंदी आती रहेगी, तो उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना है। चलिए, अगले कॉलर रंजीत हैं। इन्होंने 2 लॉट गोल्ड का लिया है 46,300 पे, सेल कर रखा है, इनको नुकसान हो रहा है। रवि, क्या लग रहा है आपको? 46,300 की सेल कॉल है और आप लोगों की बाई कॉल आ रही है, क्या इनका जो सौदा है ये प्रॉफिट में आएगा या अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए इनको? चलिए, रवि के ऑडियो में शायद फिर से दिक्कत ही है अभी भी। बीरेन जी, आप बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है? 46,300 का इनका सेल कॉल है, 1,000 रुपये ऊपर भाव चल रहा है, अब क्या करेंगे? काफी नीचे भाव की सेलिंग है, ऑलमोस्ट बॉटम पे सेल हो गया है, क्योंकि 56 से 43 की जो डाउनफॉल आई थी। अब फॉरेन में तो मार्केट इन्फ्लेशन का जो है और टेपरिंग का कारण भी डिस्काउंट हो गया है, तो फॉरेन गोल्ड में 1700 से नीचे नहीं मान रहा हूँ, लेकिन रुपी में जो रिस्क हो गया है, तो कहीं भी 46 उनका भाव तो आना शायद मुश्किल लगता है। 46,800 यहाँ से 200-300 भी नीचे आए तो भी एग्जिट करनी चाहिए। और लंबे समय से मंदी में है मार्केट, 6 महीने 8 महीने से ऑलमोस्ट, तो अब शायद थोड़ा इंटरमीडिएट साइक्लिकल रिकवरी आनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों के कुछ काउंटर्स की, जहां धीरे धीरे तेज़ी लौट रही है। 14,800 से 14,900 के आसपास जीरा, हल्दी में भी हल्की तेज़ी है। जिस तरह से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले समय में डिमांड और बढ़ेगी और इसका फ़ायदा मिल सकता है। हमारे साथ हल्दी के ट्रेडर हैं हार्दिक सारदा साहब। सर बताइए, क्या लग रहा है हल्दी को लेकर आपका व्यू? हल्दी में अभी श्राद्ध पक्ष खत्म हो गया और घट स्थापना के बाद अभी जो डिमांड का पीरियड होता है वो आने वाले अभी अप्रैल तक चलते रहेगा। दिवाली आएगी, उसके बाद सब सारे मसालों की जो जितने भी मसाले हैं उसकी खपत अगले अप्रैल तक रहेगी। और अभी जो स्टॉक दिखाई दे रहा है उसमें पुराना स्टॉक लगभग अपने देखते हैं तो 25 से 30 लाख बोरी है, और नई फसल आएगी लगभग मार्च और अप्रैल में। फरवरी में जो माल आता है वो गीला टाइप का होता है, तो पुराने माल की बहुत जरूरत होती है। तो अभी जो भाव दिखाई देता है लगभग 94 रुपीज तक ये गया था, और अभी नीचे 70 से 72 रुपए का भाव आ गया है। तो अभी इस भाव में 1,000 रुपए की मंदी मैक्सिमम हो सकती है। जाने में इसमें कुछ नहीं है। इन्वेस्टर को इसमें कभी भी अगर इसमें इन्वेस्ट करता है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में इसमें एक अच्छा 15 से 20% का उसमें रिटर्न उनको मिलना बड़ी आसानी से। डिमांड लगेगी और पाइपलाइन के अंदर लगभग माल बहुत खाली है, कि कोविड के कारण से काफी माल कम लोगों ने किराना दुकान में जितना जरूरत है उतना ही रखा है। तो ये डिमांड कंटिन्यू रहेगी और अभी त्योहार की डिमांड भी अच्छी लगेगी। और एक्सपोर्ट में क्या हुआ था कि कंटेनर के भाड़े लगभग जितने हल्दी के भाव है उतने रुपए का भाड़ा बढ़ गया था, तो अभी वो भाड़े भी कम हो रहे हैं। और एक्सपोर्ट में वहां पे भी माल लगभग खत्म हो गया है, ईरान में, इराक में, दुबई में, गल्फ में, यूरोपियन कंट्रियों में। तो वो कंटिन्यू डिमांड है। बांग्लादेश की भी डिमांड अभी चालू हो गई है। तो इसमें मंदी की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो कभी भी इसमें तेजी पैदा होगी। यानी 15 से 20% की तेजी की उम्मीद आपको हल्दी में लग रही है। तो धीरे धीरे अरे बोल तो पहले 200-300 बढ़ेगा, फिर 50-100 घटेगा, फिर 200-300 बढ़ेगा, और फिर कंटिन्यू डिमांड जैसे जैसे लगती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस भाव में मंदी की आशा, मंदी का व्यापार नहीं करना चाहिए। मंदी का व्यापार नहीं करना चाहिए, तेजी का ट्रेंड है, धीरे धीरे ये तेजी आएगी। 15 से 20% की तेजी भी आपको यहाँ से दिख सकती है। सर बिल्कुल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसमें सर जीरे में भी अच्छी तेजी दिख रही है। जीरे को लेकर कोई आउटलुक है आपका? नहीं सर, जीरे का मेरा कामकाज नहीं है।
ओके, अपने हल्दी में पूरा काम करना। चलिए कोई बात नहीं, शुक्रिया हार्दिक साहब, आपने वक्त निकाला और हल्दी के मार्केट का आउटलुक बताया और उन्होंने बताया कि 15 से 20% की तेजी यहाँ से ग्रेजुअल मूव यहाँ से हल्दी के काउंटर्स में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बीरेन जी बने हुए हैं। बीरेन जी, आपका जीरे को लेकर, जीरे में भी अच्छी तेजी दिख रही है, क्या आप 15,000 के ऊपर चला जाएगा जीरा जल्द? जीरा में अब लग रहा है कि रनअप आएगा। जो वेदर डेवलपमेंट है जीरा एरिया में, एक्सेस रेन, एक्सेस मॉइस्चर, तो सोइंग में थोड़ा कमी आएगा, ऐसा लग रहा है। स्पाइसेस में काफी रनअप है। टर्मरिक में ज्यादा रनअप आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल डायनेमिक्स कुछ ऐसा है कि हॉट स्पाइसेस वापस रनअप में आ चुकी है। यानी टर्मरिक में इनको भी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद लग रही है। अजीरा में भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, हालांकि ये 1 से 2 दिनों के लिए 15,000 के टारगेट के लिए जीरा खरीदने की सलाह दे रहे हैं। रवि, जीरे पर आपका व्यू क्या है? आप भी खरीदारी की सलाह देंगे जीरे में? डेफिनेटली मैंने भी रिकमेंडेशन जीरे में बाई का ही दिया है। मेरा जीरा का टारगेट 15,100 का है, स्टॉप लॉस मैंने 14,480 का रिकमेंड किया है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म यहाँ से एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। जैसे आगे वीरेन जी ने फंडामेंटल्स बताए, वो एग्जैक्ट फंडामेंटल्स है। सोइंग में देरी हो सकती है या सोइंग कम हो सकती है, तो इसका एक फायदा है, जीरे को मिलेगा। सेकंड, टर्मरिक का भी मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्सपेक्टेशन है महाराष्ट्र से क्रॉप आने की, इतना ज्यादा क्रॉप नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीच में जो पहले सूखा था, बाद में एक्सेस रेन के हिसाब से क्रॉप को काफी डैमेज हुआ है। तो आई थिंक वहां पे भी एक पाइपलाइन काफी खाली है, तो आप वहां पे 7200 का बेस मान के वहां पे बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये फिर से 8000 तक के लेवल आपको एक आध महीने में दिखा सकता है। ओके, यानी हल्दी और जीरा दोनों ही खरीदारी की राय, दोनों ही जानकारों और साथ ही जो ग्राउंड के हमारे ट्रेडर हैं उन्होंने भी बताया कि ये हल्दी को खरीद लेना चाहिए। चलिए अब कुछ और काउंटर्स कॉटन को लेकर, कॉटन केक में क्या लग रहा है रवि आपको? कॉटन केक यहाँ से तेजी बन रही है और क्या? उसमें भी बाई की सलाह दे। बेसिक रीजन यही है क्योंकि कॉटन कॉम्प्लेक्स, एंटायर कॉम्प्लेक्स में पूरी तेज है। एंड अगर तीनों हम कैलकुलेट करें, कपास हो, कॉटन हो एंड कोकूड, उसमें एक आउट परफॉर्मर काफी बना हुआ है। एज वेल एज एडिबल ऑयल में भी काफी रैली है, तो इस हिसाब से ये पूरे कॉम्प्लेक्स है वो अच्छा कर रहा है। एंड आई थिंक चाइनीज डिमांड भी आगे जाके ओपन होगी। लूनार से, यहाँ से लेकर लूनार तक चाइना एग्रेसिव बायर रहेगा कॉटन का। अगर वो इंडस्ट्रियल डिमांड वहां पे रिकवरी करती रहे, तो मुझे लग रहा है कोकूड एक अच्छा कमोडिटी हो सकता है यहाँ से बाय करने के लिए। 2590 के टारगेट के लिए बाय करें, 2510 का स्टॉप लॉस लगाए। एक ध्यान जरूर रखें क्योंकि ये नॉन सीजनलिटी में काफी अच्छा चला है, तो अभी सीजनलिटी चालू होगी, एक बूस्टर डिमांड वहां पे निकलेगी। एंड जैसे ही विंटर नजदीक रहेगा, प्राइसेस यहाँ से अपवर्ड मूव कर सकते हैं। 2590 का टारगेट दे रहे हैं कॉटन केक में। बीरेन जी, कैस्टर को लेकर क्या आउटलुक है आपका? कैस्टर में हल्का सा बेरिश व्यू है मेरा, क्योंकि पिछले 1 महीने से एक्सपोर्ट प्राइसेस के डाउन हुए हैं। रॉटरडैम कैस्टर ऑयल करीबन $80 डाउन हुआ, और थोड़ी फॉरेन की जो फॉरवर्ड परचेज है वो भी थोड़ी एक्सटेंडेड है, तो वहाँ इन्वेंटरी कवर अच्छा है। यहाँ मैं सेल साइड 6220 पे सेल साइड जाऊंगा 6340 के स्टॉप लॉस से, और डाउन साइड टारगेट 5996 आसपास का रहेगा। ओके, तो चलिए कैस्टर आपको बेचकर जाना है। चलिए बेस मेटल्स की आज बात नहीं हुई, बेस मेटल्स में कुछ पसंद है क्या रवि? फटाफट बताइएगा, वक्त कम है। डेफिनेटली बेस मेटल में मुझे एल्यूमिनियम पसंद है, अपने मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है, वहां पे आप खरीद करके चले। 250 तक के टारगेट के लिए 241.50 का स्टॉप लॉस लगाए। मेरे हिसाब से ये कमोडिटीज में सप्लाई शॉर्टेज काफी बड़ा इश्यू है, एंड आगे जाके ये इश्यू एक आध महीने तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपका पॉइंट समझ गया सर। 250 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। सर कॉपर को लेकर आपका टारगेट बीरेन जी? कॉपर में फिलहाल बाई साइड में टारगेट 755 750, यानी दोनों ही जानकारों को अभी बाइंग साइड ही लग रही है। कॉपर और एल्युमिनियम दो बेस मेटल्स में टॉपिक है। शुक्रिया बीरेन जी आपका, रवि जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन रिसर्च दर्शकों के लिए दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मनी मंत्रा। नमस्कार।